हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। इंडक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ये एक कॉइल है और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वजह से इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होती है। अब ये हमें पता है कि वो नेबरिंग कोई कॉइल है, अगर उसमें से भी पास हो रही है, ये कोई कॉइल है, इसमें मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं। इसमें हमने एक सेल लगाया और स्विच ऑन कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो होगा। मैं क्या करता हूं, इसमें ऑन ऑफ करता हूं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो करंट जीरो हो जाएगा, फिर करंट आ जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इससे जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो इससे भी पास होती हैं, वो चेंज होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले का भी फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। एक कॉइल में फ्लक्स चेंज के कारण दूसरे में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन क्या था, इस कॉइल में आपने फ्लक्स चेंज किया और इसी के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जो इस वाले चेंज को अपोज करता है। अगर करंट बढ़ता था तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में, और अगर करंट डाउन होता था तो ईएमएफ सेम डायरेक्शन में। अगर करंट इंक्रीज हो रहा था तो ईएमएफ उसे इंक्रीज होने से रोकता था, और अगर करंट डिक्रीज होता था तो ईएमएफ उसे डिक्रीज होने से रोकता था। ये काम था सेल्फ इंडक्शन का, क्योंकि उसी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर इस कॉइल में फ्लक्स चेंज के कारण नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो, और बिल्कुल उसी तरह जो फ्लक्स में चेंज को अपोज करे, वो फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। गॉट इट? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल when the flux through the neighboring coil will change। जब किसी नेबरिंग कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसके पास वाली कॉइल में ईएमएफ का प्रोड्यूस होना और इसी तरह से इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस होना ही म्यूचुअल इंडक्शन होता है। पास में एक दूसरी कॉइल है, अब होता क्या है, इसमें से जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इसके करंट पे डिपेंड करती है। मान लिया इसका करंट आई है और इसमें फ्लक्स फाई है। लेट ये 1 और ये 2, फाई इज द फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, आई इज द थ्रू कॉइल 1। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास दो कॉइल हैं। एक ये जिसमें हमने स्विच ऑन कर दिया है, सेल या बैटरी लगी हुई है, इसमें केवल गैल्वेनोमीटर है। जब इसमें करंट पास करेंगे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी जो इसमें से भी पास होंगी, यानी कि फ्लक्स। तो मान लिया जो फाई है, फाई इज द फ्लक्स थ्रू कॉइल 2। इस कॉइल 2 में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई है, और इस वाले कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। देन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें आप जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे, इसका फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर फाई इज इक्वल टू एम आई, जहां एम एक कांस्टेंट है। एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। तो ये जो एम है यहां पे, ये इस वाले कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल। आपको याद होगा हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था, फाई इज इक्वल टू एल आई। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें जिस कॉइल का करंट होता था, फ्लक्स भी उसी कॉइल का होता था। यहां क्या है,
करंट इस कॉइल में है और फ्लक्स इस कॉइल का है, इसीलिए जो m है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्योंकि डायमेंशन वाइज ये और l सिमिलर है, तो यूनिट जो होंगी, यूनिट्स ऑफ m वो हेनरी ही होगी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट थी। यहां से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, m इज इक्वल टू 5/I। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन m इज इक्वल टू 5। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m of one coil with respect to other is defined as the magnetic flux phi through that coil when the current through the other coil is 1 ampere। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला m is equal to 5/I। अब ये जो phi और m है वो एक ही कॉइल के लिए है, I जो है वो दूसरी कॉइल के लिए। तो अगर I को 1 कर दें तो m is equal to 5, यानी कि किसी कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे वाले कॉइल के रिस्पेक्ट में उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब उस दूसरी कॉइल में से कितना करंट पास होता है बेटा, 1 एम्पियर करंट पास होता है। तो ये डेफिनेशन होती है 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर बाय 1 एम्पियर। यानी कि अगर एक कॉइल में करंट जो है वो 1 एम्पियर का है और उसकी वजह से दूसरी कॉइल से फ्लक्स जो पास होता है वो 1 वेबर का है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होगा। इसी डेफिनेशन में आप चेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m ऑफ वन कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज 1 हेनरी इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 1 वेबर when current through the coil is other coil is 1 ampere। देखिए डेफिनेशन चेंज हो गई, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन। इसे मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देता हूं। जैसे जो डिवाइस इंडक्टेंस पोजेस करेगा वो इंडक्टर कहलाएगा और वो प्रॉपर्टी इंडक्टेंस कहलाएगी। जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम कहते हैं 5 ओम रजिस्टर, या हम कहते हैं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो ऐसे इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है, उसे डिफाइन किया है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं phi2 m2 और I1, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। phi2 मतलब दूसरे वाली कॉइल का फ्लक्स, m2 मतलब दूसरे वाली कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, I1 पहले वाली कॉइल का करंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, और d phi2 बाई dt इज इक्वल टू, m तो कांस्टेंट है तो m2 एज इट इज di1 बाई dt। अब ये जो d phi2 बाई dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल हो गया, di1 बाई dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल। अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, यहां भी माइनस हो जाएगा, ये बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसमें, सेकंड कॉइल में। तो मैं इसको E2 लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू माइनस m2 di1 बाई dt। एक बार फिर से देख लीजिए, phi2 को मैंने m2 I1 लिख दिया, m2 और phi2 जो है वो सेकंड कॉइल के लिए यूज किए गए हैं, I1 जो है वो फर्स्ट कॉइल के लिए है, यानी कि करंट पहली कॉइल का, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी दूसरी कॉइल का और फ्लक्स भी दूसरी कॉइल का। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल गेट d phi2 बाई dt, m2 एज इट इज, I को करेंगे di1 बाई dt। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, माइनस लगा दिया दोनों साइड, ये बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकंड कॉइल। तो यहां से m2 इज इक्वल टू आता है माइनस E2 बाय di1 बाय dt। अब अगर मैं इसको 1 कर देता हूं, इफ di1 बाय dt 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए तो जो m2 है वो E2 के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली, साइन को छोड़ो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाती है।
तो इसका मतलब यहां डिफाइन कैसे किया जा सकता है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फर्स्ट कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो जो दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है न्यूमेरिकली वही उसके कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बन गई। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अदर is defined as the induced EMF producing that coil when the rate of change of current in other coil is 1 ampere per second. म्यूचुअल इंडक्शन जिस कॉइल का है उसी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा अगर दूसरे वाली कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। और अगर इसमें हम 1 हेनरी की डेफिनेशन कैसे देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज ये हम करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से चेंज क्या होगा 1 हेनरी डेफिनेशन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज 1 हेनरी if the induced EMF produced in that coil is 1 volt when rate of change of current in the other coil is 1 ampere per second। देखो अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो जिस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कहलाएगा। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर। ये आप डेफिनेशन वाइज लिख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनोइड। 2 सोलेनोइड हैं लॉन्ग जिनकी एक्सिस सेम है। जैसे सपोज ये एक बड़ी कॉइल है जिसकी रेडियस थोड़ी बड़ी है और एक छोटी कॉइल है जिसकी रेडियस जो है वो छोटी है। दोनों की एक्सिस सेम है। ये देखो मान लिया ये एक्सिस दोनों की कॉमन है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होता है I1, इसकी रेडियस है यहां से यहां तक R1। दूसरे वाले में करंट फ्लो होता है I2 और उसकी रेडियस जो है वो यहां से यहां तक R2 है। एक्सिस को मैं थोड़ा सा शो ही नहीं करते हम, थोड़ा सा सिमेट्री में दिक्कत आ रही है। एक्सिस सेम है इनकी। अब दोनों कॉइल के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर हम निकालें M1 और M2 कह लो तो वो बिल्कुल सेम आएंगे। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैं phi2 कहता हूं तो phi2 इज इक्वल टू M2I1, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमें ये पता है कि phi2 इज इक्वल टू होगा N2B1 और A कौन सा लेंगे, देखिए फाई का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। थीटा जनरली हम 0 ले लेते हैं तो cos थीटा 1 हो जाता है। यहां पे phi2 के लिए N2 आएगा, यानी कि जिसका फ्लक्स देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स उसी कॉइल के होंगे, लेकिन फील्ड जो होगा वो दूसरे वाली कॉइल का होगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। और एरिया जो होगा वो कॉमन लेंगे। कॉमन एरिया होगा बेटा छोटे वाला एरिया, तो इसीलिए मैं ए को यहां पे ले लेता हूं A1। तो phi2 मेरे पास आ जाता है N2। B1 को क्या लिख सकते हैं, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B1, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट N1I1। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला होता है, जहां N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड वाले टॉपिक में ये आया था। इसको हम लिख सकते हैं N1/L इंटू I1। ये B1 की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, इट विल बिकम
म्यू नॉट N1 बाय L I1 और पाई R1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या देते हैं। देखिए ये भी फाई 2 है, ये भी फाई 2 है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब इक्वेट करेंगे तो M2I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 को इकट्ठा लिख दें, N1 N2 बाय L पाई R1 स्क्वायर इंटू I1, दोनों साइड I1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो M2 मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 बाय L पाई R1 स्क्वायर। देखिए जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल आया है वो प्योरली केवल जो आपकी सोलेनोइड है उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं दोनों में, रेडियस छोटे वाले की कितनी है, लेंथ कितनी है, और ये म्यू नॉट का मतलब है कि जो आपकी कॉइल है वो एयर कॉइल है, अगर उसके बीच में कोई मीडियम भर दें, आयरन भर दें या एल्यूमिनियम भर दें तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। फॉर मीडियम म्यू नॉट जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, तो फॉर्मूले में म्यू आ जाएगा। और डिपेंड करता है वो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक है, पैरा है, डाई है, उसके हिसाब से म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। सिमिलरली फाई 1 जो होगा दैट विल बी M1I2, equation number 3. Also phi 1 can be written as N1 B2 A1, यहां A2 नहीं लिखना है, छोटा एरिया ही लेना है, छोटा एरिया तो A1 ही है, तो phi 1 can be written as N1, इसको उसी तरह फॉर्मूले से लिख सकते हैं म्यू नॉट N2 by L I2। रिमेंबर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले में कंटिन्यूएशन में B2 हो जाएगा म्यू नॉट N2I2, N2 की जगह लिख सकते हैं कैपिटल N2 बाय L, तो ये वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी। अब साथ में एरिया पाई R1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, ये भी फाई 1 है, ये भी फाई 1 है, फ्रॉम 3 and 4 क्या आ जाएगा, M1I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 बाई L पाई R1 स्क्वायर इंटू I2 से I2 कैंसिल, तो M1 भी कितना आ गया म्यू नॉट N1 N2 बाई L पाई R1 स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को आप x मान लो, इस वाली इक्वेशन को आप y मान लो। नाउ फ्रॉम x एंड y, फ्रॉम x एंड y M1 इक्वल टू M2, यानी कि दोनों कॉइल के जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर वो इक्वल होते हैं। दोनों कॉइल के कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम होते हैं। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ये हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर मतलब जिनका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है। मान लिया ये तीन हमने सीरीज में जोड़े हैं L1 L2 L3, इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो LS आता है। इसी तरह से पैरेलल में जोड़े हैं L1 L2 और L3, इनका जो कॉम्बिनेशन आता है मान लिया वो LP आता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल रेजिस्टर्स की तरह होता है। सीरीज में आपको याद होगा रेजिस्टेंस RS, वो हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से LS जो आ जाएगा वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, और ऐसे ही 1 बाय LP इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 आएगा। और ये कैसे आएगा, लेट मी रिमाइंड यू, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी सेम होगा। हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी।
तो यहां से di बाई dt हो जाता है E बाई एल। अब क्योंकि di बाई dt तो सेम है, तो मैं कह सकता हूं विल बी E1 बाय di बाई dt, L2 इज इक्वल टू E2 बाय di बाई dt और L3 इज इक्वल टू E3 बाय di बाई dt नेगेटिव। ये वैल्यूज जब मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से पैरेलल में मैं ईएमएफ सेम रखता हूं, करंट डिवाइड कर देता हूं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 या फिर di बाई dt कैन बी रिटन एज di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt प्लस di3 बाई dt। It can be written as E by LP is equal to E by L1 plus E by L2 plus E by L3। E कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पे di by dt कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बेस लेके चलेंगे E is equal to E1 plus E2 plus E3, तब आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था ये आपके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी भी अच्छे से नहीं देखा है तो आप इसे रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे बनाइए ताकि आने वाली यूनिट्स में आपको ना तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत हो और ना ही थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।